हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शिवाक्षी, ये कौन है? कहीं ये इंडिया की मशहूर फीमेल मॉडल शिवाक्षी गुप्ता तो नहीं? ये रुद्र इसी के बारे में तो बात कर रहा था एक दिन टीम से कि ये उससे हमारी टेक्सटाइल कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर बात करेगा। हैं? हाउ इज पॉसिबल? इसने इससे कैसे बात करी होगी? वो मन ही मन बढ़ाई। सर, थैंक यू मत बोलिए ना। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके लिए काम करूंगी। आई एम वेटिंग रिसेट 6 to 7 month कि मैं आपके साथ कब काम करूं। आपके जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करना मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी बात होगी सर। ओह थैंक यू। लेट्स मीट द सीईओ ऑफ आवर कंपनी मिस अदिति सिंह। उसने मुस्कुराकर फोन अदिति को पकड़ा दिया, जिसके बाद अदिति अचानक से शॉक्ड हो गई। हेलो मैम, हाउ आर यू? प्लेजर मीटिंग टू यू। हाँ हाँ, हाय, आई एम फाइन। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। इट्स रियली अमेजिंग टू मी कि आप हमारे साथ काम करेंगी शिवाक्षी जी। थैंक यू मैम, उसने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद अदिति ने रुद्र को फोन उसके हाथ में फिर से पकड़ा दिया। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, ओके नाउ व्हेन यू विल बी फ्री मिस शिवाक्षी। सर, इफ यू वांट आई विल कम राइट नाउ, उसने हंसते हुए कहा। वेरी फनी। तो अभी मैं मेल मॉडल अनिरुद्ध से बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कब आना है। मेल मॉडल? सर, वो किस लिए? यू आर लुकिंग सो हैंडसम आल्सो। जरूरी है क्या सर? यू आर डैशिंग एंड चार्मिंग टू। सर, आप किसी और के लिए ना सही अपनी कंपनी के लिए तो कर ही सकते हैं ना। नो, आई डोंट वांट टू दिस। सो उसने बात को उसके कहने से पहले ही काट दिया। ओके सर, एज योर विश, बट यू कैन थिंक अबाउट दिस। लेट्स सी। ओके बाय, वी विल टॉक टुमारो। रुद्र ने इतना कहा और उसके बाद बिना उसके बाय बोले ही कॉल कट कर दिया। सर, यू आर सो हैंडसम डैशिंग चार्मिंग। मेरी जैसी तो घास भी न डाले इस खड़ूस को। अदिति मन ही मन बड़बड़ाई। व्हाट हैपेंड दी? यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट टू मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। एनीवे, मैं ही कर देती हूँ। रुद्र जी, आपके आने के बाद हमारी कंपनी काफी ग्रो कर रही है। अब देखो, इतने बड़े मॉडल भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं होती तो भी सब बड़े लोग मेरे साथ काम करते, बस फर्क इतना है थोड़ा टाइम लगता। बड़े लोग बड़ी बातें। वो एक बार फिर से मन ही मन बुदबुदाई। इस दौरान रुद्र एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है। थैंक यू नुपुर जी, रुद्र ने मुस्कुराकर बोला। तभी अदिति बोली, थैंक्स, आपकी वजह से हमारी कंपनी काफी ग्रो कर रही है। मोस्ट वेलकम, उसने बिना मुस्कुराए ही कहा और उसके बाद वो टेरेस की तरफ जाने लगा। बेटा, अब कैसा है तुम्हारा सिर दर्द? ठीक है आंटी, बढ़िया है फिर तो। चलो तुम थोड़ा घूम लो, तब तक मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ, उसकी माँ ने प्यार से कहा। जी। जहाँ अदिति की माँ किचन में चली गई तो वहीं रुद्र टेरेस पर चला गया। इस दौरान वह चुप था। क्या बात है दी, आप दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है क्या? पर दी, वो ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छे ही से तो देख रहा है। हाँ ठीक है, अब तो उसकी पैरवी ना कर, आई समझ में, उसने गुस्से में कहा, जिसके बाद नुपुर चुप हो गई तो वहीं अदिति अपनी मोबाइल पर अंकिता से चैट करने लगी। इस दौरान वो मन ही मन बहुत खुश थी कि रुद्र के आने के बाद उसकी कंपनी काफी ग्रो करने लगी थी। अब उनकी कंपनी के बनाए गए प्रोडक्ट्स केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अब पहचान बढ़ने वाली थी। मतलब अब उसकी कंपनी काफी ग्रो करने वाली थी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि ये सब रुद्र की वजह से हो रहा है, लेकिन रुद्र सदा से ही इन सब का क्रेडिट अदिति और उसकी टीम को देता था। वो अदिति के साथ तो इतनी बात नहीं करता था, मगर प्रोफेशनल तरीके से उसको हमेशा मिस अदिति सिंह ही बुलाता था। यही वजह थी कि अदिति को वो खड़ूस लगता था। हालांकि ये भी सच था कि वो भले ही चाहे जितना खड़ूस क्यों ना हो, उसे अपने टीम मेंबर्स को कैसे खुश रखना है ये अच्छे से पता था। यही वजह थी कि अदिति को भी
एज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रुद्र बहुत अच्छा लगता था। उसके काम करने की तरीके की वो फैन थी। वो किसी भी क्लाइंट को लाइटली नहीं लेता था और यही वजह थी कि आज जब उसने अपने क्लाइंट से अगले दिन बात करने को कहा फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना। आखिर रुद्र जैसे बिजनेस टाइकून के साथ भला कौन काम न करना चाहे। इधर टेबल पर बैठी बैठी अदिति यही सब सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र टेरेस पर बैठा हुआ था। इस दौरान वो अपने फोन को ऑन करता है। उसने गैलरी को ओपन किया तभी उसकी नज़र गैलरी में वीडियो पर पड़ी जिसमें वो और उसका बेटा अगस्त्या दोनों ही आपस में फुटबॉल खेल रहे थे। इस दौरान वो खूब मस्ती कर रहे थे। उन दोनों के खेलने के दौरान उनकी आवाज़ के पीछे जिस शख्स की आवाज़ आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि रूबल की थी। छोटे मालिक, बचाकर, आपको चोट लग जाएगी, ध्यान से खेलिए ना, लग जाएगी। रूबल की बेहद प्यारी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। इस दौरान अचानक से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे अगस्त्या की बहुत याद आ रही थी। उसने गैलरी में से उसकी पिक निकाली। उस पिक में रुद्र सिर्फ 2 साल का था जो रूबल ने उसे पीछे से गले लगा रखा था। अगस्त्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अगस्त्या की तस्वीर को किस करते हुए कहा, आई एम रियली मिस यू बेटा, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, काश मैं तुमसे मिल पाता। सब अजीब है। और रूबल तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद ही अगस्त्या इतना बड़ा हो पाता, शायद ही कभी उसकी माँ की कमी पूरी हो पाती। इस दौरान तुमने मेरा गुस्सा तक झेला, यहाँ तक कि कभी कभी तो मैंने तुमसे बात तक नहीं की, लेकिन जब भी चोट लगती थी तो पता है कौन मेरे मरहम लगाता। तुम सच में बहुत अच्छी हो और मैं कभी तुम्हें थैंक यू तक नहीं बोला। वो दुखी होकर खुद से ही बातें कर रहा था। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। आज सुबह जो अदिति ने उससे कहा था उसी का ही असर था शायद। मैं आज तुम्हें थैंक यू बोलूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू। उसने इतना कहा और उसके बाद रूबल को कॉल लगाया। घंटी जाने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। उसने कभी रूबल की तारीफ तक नहीं की थी, लेकिन आज शायद वो दिन था। हालांकि रूबल का रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है रुद्र को मालूम नहीं था। रुद्र ने रूबल को कॉल लगाया। इस दौरान घंटी जा रही थी। इधर अपने फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर रूबल नंगे पैर ही अपने ऊपर वाले रूम की तरफ दौड़ी जिसमें अगस्त्या उसके साथ ही सोता था। अगस्त्या फिलहाल अपनी दादी और बाकी लोगों के साथ माया की माँ का वेलकम कर रहे थे। ऐसे में रूबल फ्री थी। उसने झट से दरवाज़ा खोला। उसके पायल के खनकने की आवाज़ अचानक से ही बंद हो गई क्योंकि उसके पैर रुक गए थे। उसने दरवाज़ा खोला। इस दौरान उसकी सांसें फूली हुई थी। घंटी अब बजना बंद हो गई थी। उसे नहीं पता था रुद्र ही उसको कॉल कर रहा है। तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। इस बार उसने जब स्क्रीन पर नाम देखा तो वो किसी और का नहीं रुद्र का था। छोटे मालिक, अगस्त्या से बात करनी होगी, याद जो आ रही है ना उसकी, उसने बुदबुदाते हुए कहा और उसके बाद रुद्र का कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो छोटे मालिक, कैसे हो आप? मैं अभी अगस्त्या को बुलाकर लाती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। हर बार क्या मैं अगस्त्या से बात करने के लिए ही तुम्हें फ़ोन करूँगा रूबल? रुद्र ने रूधे हुए गले से कहा। उसकी आवाज़ से ही लग रहा था जैसे वो काफ़ी दुखी है। आपको क्या हुआ है? मैं कुछ समझी नहीं छोटे मालिक। तुम सब समझती हो रूबल, सब। एक बाप और बेटे को कभी दूर नहीं जाने दिया जाए। बाप अपने बेटे को कितना ही कम वक्त क्यों ना दे। घर को तुमने संभाला। जब मैं तकलीफ में हुआ तो तुमने मुझे भी संभाला। रुद्र को कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रूबल, तुम नहीं जानती तुमने शायद मेरे लिए क्या किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी एक थैंक यू तक नहीं बोला। इससे बुरा कोई हो सकता है क्या भला रूबल? उसने दुखी होकर कहा। अरे छोटे मालिक, कैसी बातें कर रहे हो आप? आखिर इतना सब बोलने की आपको कब से ज़रूरत पड़ गई? मुझे तो आप तब बहुत अच्छे लगते हो जब गुस्से में होते हो और मुझे 1-2 डांट लगा देते हो। आप इस तरह से उदासी से भरी बातें करते अच्छे नहीं लगते। रूबल के सामने से चहकती हुई आवाज़ सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हालांकि अब भी वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। आई नो, मगर ये सच है रूबल, रुद्र ने बड़े ही प्यार से कहा, जिसके बाद रूबल सोचने पर मजबूर हो गई कि भला वो आज इतना उदास क्यों लग रहा है।
वो यही सब सोच रही थी, तभी रुद्र फिर से बोला, रूबल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा, थैंक्स अ लॉट। पता नहीं क्यों आज मन भारी था, सो बोल दिया। क्या पता फिर कभी ना बोल सकूं, लेकिन आज तुम्हारा ये छोटा मालिक पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस कर रहा है, जैसे नफरत और गुस्से से मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। शायद मैं फिर से वो शब्द हासिल ना कर सकूं। आई एम रियली सॉरी। मैं अपने खड़ूसपने और गुस्सैल नेचर की वजह से अक्सर ये भूल गया था कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमने मेरा बेवजह का गुस्सा और डांट झेली, लेकिन तुमने कभी सामने से मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी रूबल। तेरी जगह अगर कोई और होती तो शायद ही मेरे गुस्से को इतना झेलती। आपको क्या हो गया है? आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं मुझसे मेरे छोटे मालिक की जगह कोई और तो बात नहीं कर रहा है? रूबल ने डांट लगाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है रूबल, मैं ही बोल रहा हूँ। तो फिर अपने असली रूप में आओ आप, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे छोटे मालिक, आप जिस मुकाम पर हो वहाँ पहुँचने के लोग ख्वाब देखते हैं। करोड़ों में से कोई एक आपके जैसा हीरा निकलता है जो पूरे देश में इतनी कम उम्र में छा जाता है। अगर आपको कोई उसके लिए खड़ूस, एरोगेंट या फिर गुस्सैल बोले तो बोलता रहे, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। अरे जब कोई शेर शेर की जैसा बिहेव नहीं करेगा तो क्या एक बिल्ली के जैसा बिहेव करेगा? आप एक शेर हो जो इस बिजनेस की दुनिया का राजा है, और राजा को गुरूर सूट करता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर कभी सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। रही बात नफरत की, तो मैं अपने छोटे मालिक को अच्छे से जानती हूँ कि वो दिल के बुरे नहीं है। अगर कोई उनका बुरा सोचेगा, उनके साथ गलत करेगा, तभी वो उसको जवाब देंगे। मैं ये भी जानती हूँ आप कभी किसी से गलत नफरत नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से सॉरी बोल दीजिए। वो इंसान जो कोई भी होगा खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेगा। बिना उसके सामने बोले ही रुद्र ने इस तरह से सवाल किया मानो वो कोई छोटा बच्चा हो। तभी रूबल फिर से बोली, हाँ, आपके बिना उसके सामने बोले ही वो इंसान आपकी माफ़ी एक्सेप्ट कर लेगा। आपको नहीं पता शायद छोटे मालिक, लेकिन जब भी हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं या दिल से उसको सॉरी बोलते हैं, तो जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो उस तक पहुंच जाती है। सच्ची? हाँ, मुच्ची, बस आप उसके बारे में अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आपका मन भी हल्का हो जाएगा। और हाँ, मुझे लेकर कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो मेरे वही छोटे मालिक पसंद है जो मुझे डाँट लगाते हैं। आपकी डाँट सच में बेहद ख़ास होती है। जब आपको कुछ हो जाता है और मैं बिना आपके गुस्से की परवाह किए आपको पट्टी करती थी या दवाई देती थी तो अच्छा लगता था, चाहे फिर बदले में आपका कितना भी गुस्सा क्यों ना झेलना पड़े। रूबल ने चहकती हुई आवाज में कहा, शायद इसीलिए तुम रूबल हो, शायद इसीलिए मैं दुनिया में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ उनमें से एक तुम भी हो। रुद्र ने एक बार फिर रुंधे हुए गले से कहा, जिसके बाद रूबल तुरंत समझ गई थी कि आज कुछ तो हुआ है, वरना वो इतना सैड कभी नहीं होता है। हालांकि वो इतना दुखी क्यों लग रहा है, इसके पीछे का कारण उसने जानने की कोशिश नहीं की। इस दौरान उसने बात का टॉपिक बदल दिया और बोली, थैंक यू, लेकिन इतना जान लीजिए, दुनिया में सभी लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये रूबल नहीं। खैर छोड़ो अभी इन बातों को, आप काम को अच्छे से संभाल रहे हो ना? हाँ, सब ठीक चल रहा है, बस तुम सबको मिस कर रहा था। हैं? सच में? हाँ, मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ। रुद्र ने जैसे ही कहा, रूबल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, आखिर आज एक ही दिन में आप मुझे सारे तोहफे दे दोगे क्या? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? आखिर छोटे मालिक मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो मन ही मन सोचती है। तभी रुद्र बोला, क्या हुआ, तुम बोल नहीं रही हो? छोटे मालिक, वो क्या हुआ? वो मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ देर में फिर से कॉल करूंगा खाना खाकर। शो अगस्त्या से उस वक्त बात करवाना मेरी। ओके छोटे मालिक, उसने चहकती हुई आवाज में कहा। ठीक है, अभी बाय, उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। तभी रूबल ने फोन एक तरफ कर दिया और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दौरान वो रुद्र की तस्वीर को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। छोटे मालिक, जानती हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वैसे भी प्यार का मतलब पाना ही तो नहीं होता ना।
कुछ कुछ के नसीब में प्यार के लिए सेक्रीफाइस करना भी लिखा होता है, और शायद मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। ऐसे में छोटे मालिक, आपको जब भी मेरी केयर और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगी। वो खुद से इतना बोलते-बोलते रोने लग गई। इस दौरान उसकी आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे। वो काफ़ी दुखी थी। हालांकि मन ही मन आज उसे अच्छा भी लग रहा था कि आज कई सालों के बाद रुद्र ने सिर्फ उससे बात करी थी, और वो भी इतने अच्छे से। हालांकि उसे उसका हमेशा वाला अंदाज ही बहुत अच्छा लगता था। वो उसकी हर बात के बारे में एक बार फिर सोचने लगी। इस दौरान रूबल का चेहरा खिल गया था। इधर जहाँ एक तरफ रूबल के दिमाग में रुद्र ही छाया हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी उसके बारे में ही सोच रहा था। उसका मन अब भी काफी हल्का हो चुका था, क्योंकि उसने कभी रूबल को उसके कामों के लिए कभी एक थैंक यू तक नहीं बोला था। इस दौरान उसे अगस्त्या की भी याद आ रही थी। वो अपने सिर को नीचे झुकाए बैठा हुआ था। इस दौरान उसने अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर टिकाकर अपनी ठुड्डी को हथेलियों पर रख रखा था। तभी उसके कानों में किसी की पायल के खनकने की आवाज सुनाई दी। हालांकि उसने नजर उठाकर जीने की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। आपका अब भी सिर दर्द कर रहा है क्या? अदिति ने उसके पास आकर पूछा। नोप, अब ठीक है, उसने एक नजर भर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो फिर उदास क्यों नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से खड़ा होकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी सुबह वाली बात से आप अब भी नाराज हो? नहीं, इट्स फाइन। एटलीस्ट मुझे थैंक यू तो बोलने दो। आपके ज्वाइन करने के बाद हमारी कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है, और इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। थैंक्स अलॉट, मोस्ट वेलकम। रुद्र बिना इस्माइल किए ही वहां से चला गया। अरे रुको तो! अदिति ने पीछे से आवाज दी, मगर वो जब नहीं रुका तो उसे गुस्सा आ गया। इतनी भी क्या अकड़ यार, जो ढंग से बात तक नहीं कर सकता है। अजीब बंदा है, मत करो बात, बड़ा आया, उसने गुस्से में पैर को पटकते हुए कहा, और उसके बाद वो नीचे चली गई। इस दौरान उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इनडायरेक्ट ही सही, पहले रुद्र बात तो करता था, अब तो वो बात भी नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो यही सब सोचते हुए नीचे चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। माया अपने रूम में थी। सुहास उसके रूम में नहीं था, क्योंकि आजकल उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जब से सुहास को जय का पता चला है, तब से वो उससे बात नहीं कर रहा था। हालांकि वो दोनों ही दूध के धुले हुए नहीं थे। सुहास भी माया का पैसा उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, या यूं कह लो कि रुद्र के पैसे। माया इस दौरान अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे रुद्र और अदिति के बीच बढ़ रही करीबियां हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाए, और इस बार नफरत हद से भी ज्यादा बढ़ जाए। वो इसके बारे में ही सोच रही थी कि इसी दौरान उसके रूम पर उसकी माँ ने दस्तक दी। मॉम, कम इन। आई रियली मिस यू मेरी बेबी। उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से उसको गले से लगाया और उसके बाद उसके माथे पर किस किया। मी टू, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, उसने अपनी माँ को गले से लगाते हुए कहा। क्या हुआ, तुम उदास नजर आ रही हो? हाँ, क्योंकि यही सब सोच रही थी कि आखिर रुद्र और अदिति वापस एक हो गए तो। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक तेरी माँ नयनतारा जिंदा है, वो कभी एक नहीं हो सकते हैं मेरी जान। मेरे पास रुद्र की जिंदगी बर्बाद करने का केवल एक ही तरीका नहीं है, बल्कि कई सारे तरीके और प्लान हैं। और रियली? और नहीं तो मम्मा बताओ ना। हाँ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम दरवाजा तो बंद करो। उसकी माँ ने जैसे ही कहा, उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर दिया। हाँ अब बोलो मम्मा। लो, हो गया दरवाजा बंद। गुड, उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद माया अपनी माँ की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। इस दौरान उसकी माँ बोली, हाँ तो जो पहला प्लान है वो ये है कि हमें रुद्र के इमोशंस का फायदा उठाना है। मतलब मॉम? मतलब ये कि रुद्र चाहे जितना स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो इमोशनल बहुत है। भले ही वो अपने इमोशन छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसके असली इमोशंस अगर निकल कर एक बार बाहर आ गए, तो फिर उसे खुद समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब उसे अदिति के बारे में पता चला वो लखनऊ है, तो वो उससे बदला लेने के लिए लखनऊ गया। लेकिन इस दौरान उसका लड़कपन का प्यार जाग गया। कुछ अदाओं के तीर उस कमीनी अदिति ने भी छोड़े होंगे। ऐसे में वो फिर भूल गया कि उसे बदला लेना भी है या नहीं। मतलब साफ है,
जब उसके इमोशंस जग जाते हैं तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो वही करता है जो उसका दिल कहता है। हाँ मॉम, मैं समझ गई, लेकिन हम रुद्र के इमोशंस का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? कैसे उठा सकते हैं? बताती हूँ। 2 दिन बाद क्या है, तुम्हें पता है अच्छे से। पापा की डेथ एनिवर्सरी। गुड, उसके बाद मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझमें सबसे बड़ी खूबी क्या नज़र आती है? एक्टिंग। यू आर ए बेस्ट एक्टर। अगर आप फिल्मों में काम करती तो छा जाती। गुड, तो फिर देखना अब मैं क्या करती हूँ। बताओ ना मॉम, क्या करोगी आप? वो तुम्हें 2 दिन बाद पता चल ही जाना है। मैं उसमें इतना जहर भर दूंगी कि इस बार वो होगा जो ना रुद्र को पता चलेगा और ना ही अदिति को। वो अपने हाथों से ही अपने प्यार का गला घोट देगा। उसकी माँ ने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, "ओह मम्मा, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम माय डार्लिंग।" उसकी माँ ने प्यार से उसकी गाल पर किस किया और एक बार फिर अपने प्लान के बारे में सोचने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ माया अब पूरी तरह से श्योर थी कि उसकी माँ रुद्र और अदिति की जिंदगी में एक बार फिर भूचाल लेकर आएगी। रात के करीब 3 बज रहे थे। रुद्र अपने बिस्तर पर सो रहा था। बाहर अचानक से ही फिर से बेमौसम बारिश शुरू हो गई। अक्टूबर से नवंबर का महीना आ चुका था। ऐसे में अब रुद्र ने एसी चलाना बंद कर दिया था। ऊपर से उसने कंबल भी ओढ़ रखा था। हालांकि गलती से उसने खिड़की की कुंडी खोल कर छोड़ दी थी। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। इस दौरान तेज हवा के थपेड़े खिड़की पर लग रहे थे। वो थोड़ी थोड़ी बज भी रही थी, लेकिन बावजूद इसके उसकी नींद नहीं खुली थी। बाहर घने काले बादल उमड़-घुमड़ कर आ रहे थे। मौसम हद से भी ज़्यादा खराब हो चुका था और ठंड रुद्र अब अंदर तक महसूस कर रहा था। वो इस दौरान एक भयानक सपना भी देख रहा था, जिसमें वो एक सुनसान रास्ते पर अकेला जा रहा था। इसी दौरान अचानक से बादल घने काले हो जाते हैं, इतने काले कि सामने से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे नजर आने लगता है जैसे वो एक सूखे हुए पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था, जहाँ से उसके पिताजी उसको आवाज देते हुए सुनाई देते हैं। रुद्र वो अगले ही पल चौंक जाता है। उसके बाद वो इधर-उधर भागता है। "पापा, आप कहाँ हो? पापा!" वो ज़ोर-ज़ोर से चीखता है, लेकिन सामने से उसके पिताजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र अचानक से ही उस पीपल के पेड़ पर लटकती हुई उसके पिताजी की लाश नज़र आई। वो ज़ोर से चीखा, "पापा!" और अचानक से उसकी नींद टूट गई। पसीने की वजह से वो तर-बतर हो चुका था। इतना भयानक सपना देखकर वो डर चुका था। उसका पूरा बदन डर के मारे काँप रहा था। उसके कमरे में अंधेरा था। बाहर आकाशीय बिजलियां जोर-जोर से कड़क रही थी। आकाशीय बिजलियों की आवाज़ सुनकर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। इसी दौरान वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसके बाद उसने लाइट ऑन की। उसके कमरे में रोशनी चारों ओर फैल गई। कमरे में रोशनी होने के बाद उसका कुछ डर दूर हुआ। उसे इस दौरान एक बार फिर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। इस दौरान उसने जब अपनी दाहिनी तरफ देखा, तो खिड़की हवा के तेज थपेड़े के चलते खुल गई। खिड़की की धमकी आवाज़ के साथ वो चौंका। पता नहीं क्यों, जब भी बारिश का मौसम होता है, वो बेहद डर जाता था। उसके बाद किसी तरह से वो खिड़की के पास गया। उसके पैर काँप रहे थे। उसे उस वक़्त अगर कोई देख लेता तो यकीन ही नहीं करता कि ये वही रुद्र है जिससे सब इतना डरते हैं। लेकिन अब वो खुद काफ़ी डरपोक नज़र आ रहा था, चाहे भले ही ये उसकी बीमारी की वजह से क्यों न हो। आखिरकार उसने खिड़की को बंद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। बाहर हवा बेहद तेज़ थी। मौसम काफ़ी खराब हो चुका था। तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश हो रही थी और ऐसा लखनऊ में नवंबर माह में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा था। उसने कांपते हाथों से खिड़की को बंद किया और उसके बाद आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने कंबल लिया और ओढ़कर लेट गया, लेकिन वो जब भी आंखें बंद कर रहा था, उसे अपने सामने अपने पिताजी की लटकती हुई लाश नजर आ रही थी। तभी इस दौरान उसने फ़ोन का नोटिफिकेशन बजा। उसने देखा तो उसके पास ईमेल आया हुआ था। उसने मेलबॉक्स को चेक किया तो उसे पता चला ये ईमेल मनीला के बड़े बिजनेसमैन का था, जिसे भारी मात्रा में रुद्र की कंपनी से कपड़ा चाहिए था। ये डील 4 साल के लिए होने वाली थी। एडवांस ही उसे करीब 10 करोड़ मिलने वाले थे। उसने जो ऑफ़र किया था, वो उनकी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसे वो ईमेल सिस्टम की किसी गड़बड़ी की वजह से उसे इतनी देरी से रिसीव हुआ था। हालाँकि उसके चेहरे पर अचानक से ही उस ईमेल को देखकर मुस्कुराहट आ गई। पिछले 2 सप्ताह से उसने जो दिन-रात अदिति के साथ मिलकर मेहनत की थी, उसका यह रिज़ल्ट था। हालाँकि इतने बड़े प्रोजेक्ट इतने कम समय में उसे इसीलिए भी मिल रहे थे क्योंकि इसके पीछे रुद्र का हाथ था। रुद्र की सिल्वर लाइन कंपनी को पूरी दुनिया में लोग जानते थे। यही वजह थी कि अब अदिति की कंपनी
अदिति टेक्सटाइल्स का नाम भी उभर कर बाजार में आने लगा था। उसने भारी मात्रा में उसकी कंपनी को फंडिंग दी थी। मार्केट में जब उसकी और चर्चा होने लगी थी। खैर, उस ईमेल की वजह से रुद्र का मूड चेंज हो चुका था। उसने फोन को इसी दौरान एक तरफ रखा और उसके बाद फिर से सो गया। दोपहर का वक्त था। रुद्र ने जब स्टाफ मेंबर्स को एक साथ दो दो गुड न्यूज आज सुबह ऑफिस में आते ही सुनाई तो सब काफी खुश हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये बदलाव अब इतना जल्दी होने लग जाएगा। जहां अब उनकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर मशहूर मॉडल शिवाक्षी गुप्ता बनने के लिए तैयार हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ कल शाम को ही उसने सचिन सचदेवा को मेल मॉडल के लिए हायर कर लिया था। उसे अब एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत थी जो उसकी कंपनी के लिए काम कर सके। वो उस कंपनी को अब एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता था। उसने इस बात को सबको बता दिया था, जिसके बाद आज दिन में किस तरह के डिजाइनर कपड़ों का वो सब कलेक्शन करेंगे, इसके लिए कलेक्शन को सेलेक्ट किया जाना था। इसके अलावा उसे मार्केटिंग के लिए अब पीहू की ज़रूरत थी, जो कि उसकी दिल्ली वाले हेड ऑफिस में काम कर रही थी। तो वहीं उसे अक्षरा की भी ज़रूरत थी, क्योंकि एक पीए के बिना उसके लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस दौरान वो अविनाश को डेली ऑफिस में भेज देने वाला था। रही बात ऑफिस की बिल्डिंग की, तो वो काफ़ी बड़ी थी। ऐसे में वो आराम से मैनेज कर सकते थे। मतलब साफ था, रुद्र अब अगले कुछ ही दिनों में अदिति की कंपनी की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाला था। इस दौरान आज उसने लखनऊ के कुछ लोकल बिजनेसमैन से भी मीटिंग कर ली थी, जिनसे वो कल नहीं कर पाया था। उसके प्रोजेक्ट और बोलने के अंदाज से सबने उसके साथ काम करने के लिए और जुड़ने के लिए हामी भर दी थी। उस बिजनेसमैन में से कुछ जहां होलसेल विक्रेता थे, तो वहीं कुछ बड़े मॉल्स थे। मतलब साफ था, भारत से भी अब उसकी कंपनी काफ़ी ग्रो करने वाली थी। यही वजह थी कि अब वो अपने पूरे जोश के साथ काम को कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अदिति, वो उसे अपने केबिन से ही सबको काम करवाते हुए देख रही थी। उसे भी कल रात को नींद नहीं आई थी, क्योंकि जिस तरह से रुद्र उसके साथ बिहेव कर रहा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि लंच करने के बाद से उसका सिर भी दर्द करने लगा था। उसने अंकिता को बुलाया और उसके बाद उससे कहा, अंकिता जी मैम, मैं रेस्ट रूम से आराम करने के लिए जा रही हूँ, तुम 2 घंटे बाद मुझे जगा देना। वो अपनी चेयर से खड़ी होकर बाहर जाते हुए बोली, जी मैम ठीक है, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो बाहर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अब भी काम कर रहा था। उसे इस दौरान कब सुबह से शाम हो गई एहसास ही नहीं हुआ। इस दौरान उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया था। शाम के करीब 5 बज चुके थे। दोपहर बाद उसने अदिति को भी नहीं देखा था। हालांकि वो इस ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर से अपने काम में जुट गया। इधर दूसरी तरफ अंकिता अपने काम में लगी हुई थी। उसने जब अपनी घड़ी में टाइम देखा तो वो बुदबुदाई, ओ सिट, 5 बजने वाले हैं, मैंने तो मैम को जगाया भी नहीं। वो चौंक कर खड़ी हुई और उसके बाद जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगी, अचानक से उसका फ़ोन बजा। मम्मा, उसने अपनी माँ का नाम देखकर कॉल को पिक किया। हेलो मम्मा, बोलिए। दी, वो मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी सांसें चल रही हैं, जल्दी से घर आ जाइए दी, उसके छोटे भाई ने रोते हुए कहा। छोटे, रो मत, मैं आ रही हूँ। वो दौड़कर अपने केबिन से बाहर आई, तभी उसकी नज़र रुद्र के केबिन की तरफ पड़ी। व्हाट हैपेंड अंकिता? उसने जैसे ही धाम से रुद्र के केबिन का दरवाज़ा खोला, उसने पूछा। वो सर, मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई है, मुझे अभी जाना होगा। हैव यू आर कार? नो सर, टुक दिस की, जल्दी से जाओ, रुद्र ने अपनी कार की चाबी देते हुए कहा। इसी दौरान वो दौड़कर जैसे ही बाहर गई, रुद्र ने पीछे से आवाज़ दी, घर पर तुम्हारी हेल्प के लिए कोई है ना? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। ओके देन गो फास्ट, रुद्र ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। इस दौरान सबकी नज़र रुद्र पर थी। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है जो अंकिता घर चली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता इस दौरान अदिति को जगाना भूल गई थी। वो अब भी गहरी नींद में सो रही थी। इसी दौरान बाहर एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। ऑफिस का गेट कीपर टाइम देख रहा था। वो जल्दी से घर जाना चाहता था, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, मगर अभी तक अदिति को जाग नहीं आई थी। जब 6 बजने लगे तो लास्ट बार रुद्र वॉशरूम की तरफ निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके ऑफिस के सारे ही एम्प्लॉयज ऑफिस से बाहर जाने लगे। उन्होंने अपने अपने व्हीकल्स स्टार्ट किए और उसके बाद सब निकल गए, यहाँ तक कि अविनाश भी, क्योंकि उसे भी जल्दी जाना था। इधर रुद्र वॉशरूम में अपनी आंखों को धो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में जलन महसूस हो रही थी।
आखिर आज उसने कई देर तक बिना रुके काम जो किया था, इस दौरान उसे काफ़ी टाइम हो गया। इधर बाहर जो गेट कीपर था उसे लगा ऑफिस के अंदर अब कोई नहीं है, सब चले गए। तो फिर उसने ऑफिस की सारी लाइट्स को मेन स्विच बंद करते हुए ऑफ कर दिया और उसके बाद उसने मेन गेट को भी बंद कर दिया। उसके बाद उसने ऑफिस के बाहर का बड़ा सा लोहे का दरवाजा भी बंद कर दिया। बाहर मौसम अब खराब हो चुका था, इस दौरान बारिश भी होने लगी थी। आसमान में बादल भयानक तरीके से गरजने लगे थे, तेज हवा भी चलने लगी थी। उसने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और वहां से फुर हो गया। उसे अपने घर जाने की जल्दी थी क्योंकि मौसम काफी खराब हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वॉशरूम की लाइट ऑफ हुई, रुद्र भी चौंक गया। ये लाइट कैसे चली गई? वो जल्दी से बाहर आया तो उसने देखा पूरी ऑफिस की लाइट ही गई हुई है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये सब लोग कहाँ गए? उसने जैसे ही ऑफिस में सामने का नजारा देखा तो वो भौचक्का हो गया क्योंकि वहां कोई नहीं था। अविनाश, कहाँ हो तुम? अविनाश, उसने आवाज दी। इसी दौरान बाहर जोरदार आकाशीय बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो उसी पल चौंक गया, उसकी हार्ट बीट्स काफी तेज हो गई। अंकिता, अविनाश, कहाँ मर गए तुम सब? कोई बोलता क्यों नहीं? इस दौरान उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। शाम के 7 बज चुके थे, ऐसे में अब अंधेरा काफी हो चुका था। उसने मेन गेट खोलने के लिए उसे अंदर से हिलाया लेकिन वो खुला नहीं। अविनाश, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इस दौरान बाहर अब और तेज बारिश होने लगी। तेज हवाओं की अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी, जो अब उसे डराने लगी थी। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगी थी। सिजोफ्रेनिया की वजह से अब उसको और ज्यादा डर लगने लगा था। वो कांपते हाथों से जल्दी से अविनाश के नंबर निकालता है। उसने अविनाश को कॉल लगाया। सिट आउट ऑफ रीच बता रहा है। बेड नेटवर्क की वजह से अब उसका फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद उसने अंकिता और कई अन्य लोगों को भी फोन लगाया लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगा, यहाँ तक कि अदिति का भी। इस दौरान कुछ ही देर में उसका पूरा बदन कांपने लगा। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। डर के मारे उसका हाल बेहद खराब हो चुका था। इस दौरान उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि उसको मेन स्विच को दबाकर लाइट को ऑन कर देना चाहिए। उसकी हालत खराब थी। इसी दौरान बाहर एक जोरदार बिजली गिरी, जिसके बाद एक पल के लिए तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। अचानक ही उसकी आंखें बंद होने लगी। वो डर के मारे कांपने लगा और तभी उसके सामने एक काली परछाई को देखकर वो डरता हुआ बोला, मेरी तरफ मत बढ़ो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरी तरफ मत बढ़ो प्लीज। वो डरते हुए बोलने लगा। वो दीवार की तरफ पीछे खिसक रहा था और तभी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।